सेक्शन 17A से रिलेटेड एक पॉइंट है। मान लीजिए आपने 3B लेट फाइल किया, वो आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है और इन 3B लेट फाइल किया, अमाउंट था 200 रुपये और आपने 10 दिन का डिले हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी 500 रुपया पड़ा हुआ है। तो जो पुराना सेक्शन था, सेक्शन 50, ये कहता था कि 200 रुपये तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़े हुए हैं, आप जब तक अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे उस पैसे को, तब तक हम मानेंगे नहीं कि वो आपने वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में दे दिया है। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने आईजीएसटी क्रेडिट की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट ले लिया या सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट की जगह आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया, तो क्या रिवर्सल डिपार्टमेंट जब कहता है, एलिगेशन लगाता है कि इसको रिवर्सल करना पड़ेगा कि आपने जो क्रेडिट लेना था वो क्रेडिट नहीं लिया, कोई और क्रेडिट ले लिया। तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और इसको डिस्कस करने के लिए जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दो जजमेंट्स भी हैं इसके पीछे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सर स्क्रीन शेयर हो गया। सॉरी, म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है। ये नो नीड ऑफ रिवर्सल ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट wrongly claimed instead of CGST and SGST. CGST and SGST credit claim instead of IGST is a valid claim of ITC. ये 30 अप्रैल 2024 कलकत्ता हाई कोर्ट और 26 नवंबर 2024 केरला हाई कोर्ट। तो ये दोनों जजमेंट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक बार कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एक बार आपके साथ। और हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, ये सारे फॉर्म्स हैं जहां पर जब आईजीएसटी का पैसा स्टेट और सेंटर दोनों को ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत सारे फॉर्म है, STL 0.01, 0.01, फिर 0.02, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म है। और सारे फॉर्म का जो रेफरेंस है दैट इज सेक्शन 17। तो ये रहा एक सेक्शन 17, वो भी निकाल लेते ये कि कैसे अपॉर्शनमेंट होता है, वो इसमें है। और एक हम लोग को मैं खोज ही रहा था, मुझे मिला नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये जो सीजीएसटी का पैसा है ये किस फंड में जाता है? सीजीएसटी सेक्शन 17 सर, सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी। हाँ, आईजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा किस फंड में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एसजीएसटी का पैसा किस फंड में जाता है? मुझे लगता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कुछ होगा, मुझे आइडिया नहीं है, वहीं जाएगा। लेकिन आईजीएसटी का पैसा, इसका मतलब सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाके, एसजीएसटी का पैसा स्टेट को मिल गया, और आईजीएसटी का पैसा किसी के पास भी नहीं जाता, ना सेंटर के पास जाता ना स्टेट के पास जाता। ये एक एप्रोप्रिएशन फंड बनाया हुआ है इन्होंने, एक एप्रोप्रिएशन फंड। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढ भी रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है। ये एप्रोप्रिएशन फंड में पैसा जाता है, ना सेंटर के पास जाता ना स्टेट के पास जाता है। जब ये आईजीएसटी यूटिलाइज होता है सीजीएसटी या एसजीएसटी में, तब ये पैसा मूव करता है। कहने का मतलब ये कि आईजीएसटी में मान लीजिए 100 रुपया पड़ा हुआ है और सीजीएसटी और एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स मान लीजिए 10-10 रुपए है। अब किसी के पास आईटीसी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, वो आईटीसी का क्रेडिट कौन सा? आईजीएसटी का है। जब ये 10-10 रुपए यहां यूटिलाइज होगा, क्योंकि आउटपुट टैक्स में सेंटर को 10 रुपया मिलना है, ये अगर आउटपुट टैक्स है तो सेंटर को 10 रुपया मिलना है, स्टेट को 10 रुपया मिलना है। वो कैश में तो दे नहीं रहा है, वो कहां से दे रहा है? आईजीएसटी के फंड से दे रहा है। तो क्या होगा, ये 10-10 रुपया, जब आईजीएसटी का क्रेडिट यहां 10 रुपया, यहां 10 रुपया माइनस हो गया, नील हो गया। अब लेकिन सेंटर को तो चाहिए ना 10 रुपया, तो यहां से ये जो 10 रुपया यहां माइनस हुआ, ये 10 रुपया कहां चला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। ये 10 रुपया यहां चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट वाले में, इस जो भी स्टेट का है। इसमें किसी का कोई ओपिनियन है तो बताइए। और ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 17 में लिखा हुआ ऑफ आईजीएस। कौन सा फॉर्म जनरेट होता होगा? तो इसमें से कोई एक फॉर्म जनरेट होता होगा, स्टेटमेंट और ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन सेंटर्स बेस्ड ऑन रिटर्न अदर देन रिटर्न नहीं। दूसरा, अब देखिए, मान लीजिए दिल्ली से महाराष्ट्र कोई ट्रांजेक्शन हुआ, 100 + 18 = 118। महाराष्ट्र के पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है कितना? 18 रुपए। लेकिन ये जो 18 रुपए है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट में के पास नहीं है। कौन से, कहां पर पड़ा हुआ? वो आईजीएसटी एप्रोप्रिएशन फंड में ये पड़ा हुआ है 18 रुपए। ये 18 रुपए कब 50% सेंटर को, 50% महाराष्ट्र को मिलेगा। किस स्टेज में मिलेगा? जब, एक एग्जांपल लिया मैंने, कब? जब सीजीएसटी एसजीएसटी से यूटिलाइज होगा। दूसरा, मान लीजिए ये आईजीएसटी का क्रेडिट जो है महाराष्ट्र वाला अपने 3B में इसको ब्लॉक क्रेडिट के रूप में दिखला देता और कहता है ये मेरा परमानेंट ब्लॉक्ड है। क्यों परमानेंट ब्लॉक्ड है?
बोलता है मैं सिर्फ एग्जाम सप्लाई करता हूं, तो ये ब्लॉक दिखला दिया 18 रुपया का 18। जैसे ये ब्लॉक दिखलाएगा यहां से ये 18 रुपया यहां से निकलेगा, 9 रुपया कहां पहुंच जाएगा, सेंटर के पास, 9 रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पहुंच। हेलो प्लीज, जी सर। करेक्ट है? जी जी। तो दो तरीके से पहुंच रहा है, एक ब्लॉक और दूसरा अगर वो सीजीएसटी एसजीएसटी से यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर आप सेक्शन 17 पढ़ेंगे और वैसे Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी से यूटिलाइज होगा तो वो सीजीएसटी का पैसा आई में चला जाएगा। मैं आपको ये भी एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ। मान लीजिए आपका आउटपुट टैक्स है आईजीएसटी का, कितना रुपया, 10, और आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है सी और एस का, क्रेडिट सी और एस में पड़ा हुआ है। अब यहां 5 रुपया, यहां 5 रुपया, आप जैसे ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, आईजीएसटी के फंड में 10 रुपया आ जाएगा, तो ये सेंटर से निकलेगा और ये स्टेट से 5-5 रुपए निकल के आईजीएसटी के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मान लीजिए ये दिल्ली से महाराष्ट्र गए, मान लीजिए वही ट्रांजैक्शन है, दिल्ली टू महाराष्ट्र, दिल्ली वालों ने ये काम किया। अब ये पैसा कहां पड़ा हुआ है, महाराष्ट्र। अब ये पैसा आईजीएसटी का पैसा 10 रुपए महाराष्ट्र को मिलना है। अब जब महाराष्ट्र वाला इसको ब्लॉक कर देता है तो 5 रुपया महाराष्ट्र को मिल जाता है, 5 रुपया सेंटर को मिल जाता है। हेलो, बताइए। चलिए अब मैं आता हूं इस पे, सेक्शन 17, आउट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू द सेंटर, अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड्स। तो वो जो एसटीएल फॉर्म आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सेटलमेंट फॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बोथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और टू ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 of the CGST। क्या मतलब हुआ? In respect of interstate supply of goods or services or both to the unregistered person, यानी कि दिल्ली टू महाराष्ट्र, रेड कर लेता हूँ इसको, ये ब्लू कर, दिल्ली टू महाराष्ट्र, और ये B2C सप्लाई है या फिर कंपोजिशन वाला खरीद रहा है, तो ये 100 प्लस 18 इक्वल टू 118। अब अगर ये B2C सप्लाई है तो आपको याद होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि महाराष्ट्र वाला अगर दिल्ली में जाकर चॉकलेट भी खाता है तो और वो अपना एड्रेस महाराष्ट्र दिखला देता है इनवॉइस में, तो दिल्ली वाला जब 1 फाइल करेगा तो वहां पर वो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र दिखलाएगा। जैसे ही महाराष्ट्र दिखलाएगा, ये वाला जो 18 रुपया है वो कहां, ये बन जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट B2C सप्लाई। अब जब महाराष्ट्र वाला, क्योंकि ये B2C सप्लाई है, आप B2C सप्लाई 1 में देखिएगा, वहां पर आपको बाइफर्केट करना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे। तो ये 18 रुपया ऑटोमेटिकली 9 रुपया महाराष्ट्र को मिलेगा, 9 रुपया किसको मिल जाएगा, सेंटर को मिल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र वाला इसका क्रेडिट ले ही नहीं पाएगा। तो ये वो वाला है। अच्छा प्लीज, किसी को कोई अपना ओपिनियन हो तो जरूर से दे दीजिएगा। आइए, अगर ये कंपोजिशन है तब अगेन क्रेडिट नहीं ले पाएगा, क्रेडिट नहीं ले पाएगा तो अगेन 9 + 9 हो जाएगा। तो वही सब लिखा हुआ है। अच्छा ये पढ़ लेते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ वेदर रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये ब्लॉक कर दे रहा था। अगर टेम्पोररी रिवर्सल में डालता है तो वो पैसा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, परमानेंट रिवर्सल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि कई डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आया हुआ था, उन्होंने 3B रीसेट कर दिया था, याद है आपको। और कभी कभी नोटिस ये भी आता है कि सर आपने आईजीएसटी का रिवर्सल नहीं दिखलाया, प्लीज रिवर्सल दिखला दीजिए, ओनली बिकॉज क्योंकि वो पैसा एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है। फिर वो क्या करते हैं, कुछ प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है कोई फॉर्मूला देते हैं, उसके बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर टू ए रजिस्टर्ड पर्सन वेयर ही डज नॉट अवेल of the ITC within the specified period, यानी कि 16/4, and thus remain in the integrated tax account after the expiry of the due date for furnishing of annual return for such year in which supply was made, 16/4. In respect of import of goods or services or both by an unregistered person or a composition dealer, in respect of import of goods or services where the registered person is not eligible for input tax credit, तो ये पैसा अगेन यूटिलाइज नहीं होने वाला क्योंकि क्रेडिट एलिजिबल ही नहीं है। In respect of import of goods or services or both made in a financial year by a registered person
where he does not avail of the said credit within the specified period and thus remains in the integrated tax account after. अच्छा ये हो गया 16 चार दो बार क्यों आ रहा है? अच्छा ये इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के लिए. ओके. द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट ए रेट इक्विवेलेंट टू द सेंट्रल टैक्स और सिमिलर इंटरस्टेट सप्लाई शैल बी अपोर्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. The balance amount of IGST remaining in the IGST account in respect of supply for which an apportionment to the central government has been done under subsection 1 shall be apportioned to. यानी कि ये सेंटर में चला जाएगा. फिर जो बैलेंस बचेगा स्टेट वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन ए यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी आपको जो यूनियन टेरिटरी है प्लस बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल यूनियन टेरिटरी है, एयर यूनियन टेरिटरी है, तो ये सब यूनियन टेरिटरी. प्रोवाइडेड दैट द वेयर द प्लेस ऑफ सच सप्लाई मेड बाय एनी टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड सेपरेटली, the said balance amount shall be apportioned to each of the states and central government in relation to union territories in proportion to the total supplies made by such taxable person to each of such states or union territory as the case may be in a financial year. तो ये कुछ apportionment का formula बना दिया है. Provided further that where the taxable person making such supply is not identifiable, the said balance amount shall be apportioned to all states and the central government in proportion to the amount collected as state tax or as the case may be UT tax by the respective state. The amount not apportioned under subsection 1(2) may for the time being on the recommendation of the council be apportioned at the rate of 50% to the central government and 50% to the state governments or union territory as the case may on ad hoc basis and shall be adjusted. ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है ये रिकमेंडेशन करेगा, और रिकमेंडेशन कैसे करेगा? नीति आयोग से कुछ पूछेगा. लेकिन ये 50% टू द स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट? एनी आइडिया? कंज्यूमिंग स्टेट ही होगा सर. ये तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंज्यूमिंग स्टेट को? वन में लिखा होगा क्या? हाँ, करेक्ट. मुझे लग रहा है कि आईजीएसटी का क्रेडिट आपने लिया ही नहीं और अवेल ही नहीं किया. मान लीजिए 100 रुपया का क्रेडिट है आईजीएसटी का जो आपके 2A या 2B में आया है, आपने सिर्फ 80 रुपए लिया, 20 रुपया आपने दिखलाया ही नहीं. ये 20 रुपया मतलब न परमानेंट रिवर्सल में दिखलाया न टेम्पोररी रिवर्सल में दिखलाया, जो पुराना 3B था. तो ऐसे क्रेडिट को ये 50% में मुझे लग रहा है कि अपोर्शमेंट कर. एनी अदर ओपिनियन? आईजीएसटी क्रेडिट विच हैज नॉट बीन प्रोविजन. नमस्ते सर. हाँ नमस्ते. जो राशि रह जाती है जिसका बंटवारा नहीं हो पाता, आइडेंटिफाइड नहीं हो पाती कि किस स्टेट को जाना है, वो बची हुई राशि में आधा सेंट्रल और आधे में सारे स्टेट के मध्य बंटवारा हो जाता है. हाँ वो इस केस में है. बस यही है. हाँ बस वो इस केस. चलिए. The provisions of subsection 1 and 2 relating to apportionment of integrated tax shall apply to the apportionment interest penalty and compounding amount realized in connection with such tax swap. जैसा IGST का apportionment होगा वैसे interest penalty और compounding amount का भी apportionment होगा. Where an amount has been apportioned to the central government or state government under this, the amount collected as integrated tax shall stand reduced. अच्छा देखिए जो मैं बता रहा हूँ, IGST का क्रेडिट अगर जैसे यूटिलाइज होगा तो क्या होगा? The amount collected as integrated tax shall stand reduced by an amount equivalent to the amount so apportioned, and the central government shall transfer to the central tax account or UT account an amount equal to the respective amounts apportioned to the central government and shall transfer to the state tax account of the respective states an amount equal to this. भाई IGST का क्रेडिट जैसे यूटिलाइज होगा तो 50% वहां, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में और 50% स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट. एनी इंटीग्रेटेड टैक्स अपोर्शन टू ए स्टेट सेंटर ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी इफ सब्सिक्वेंटली फाउंड टू बी रिफंडेबल टू एनी पर्सन, तो वहां से वो पैसा निकाल लिया जाएगा. ठीक है. ये क्या था? अपोर्शमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड. ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स वेयर एनी अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस. ठीक है. एक फॉर्म आया हुआ था और सेक्शन 49 में है, शायद PMT 09 है, जहां पर अगर आपको IGST में CGST SGST यहाँ पर कैश लेजर 10-10 रुपए पड़ा हुआ है, आप IGST का पैसा CGST में कैश लेजर टू कैश लेजर ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं. जब ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि ये 10 रुपया का जो अप्रोप्रिएशन फंड में पड़ा हुआ था वो कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा. करेक्ट है. अब इससे एक रिलेटेड, सेक्शन 17A से रिलेटेड एक पॉइंट है. मान लीजिए आपने 3B लेट फाइल किया, वो आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है और इन 3B लेट फाइल किया, अमाउंट था
200 रुपये और आपने 10 दिन का डिले हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी 500 रुपया पड़ा हुआ है। तो जो पुराना सेक्शन था, सेक्शन 50, ये कहता था कि 200 रुपये तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़े हुए हैं, आप जब तक अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे उस पैसे को, तब तक हम मानेंगे नहीं कि वो आपने वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में दे दिया है। याद है आपको? हेलो, यस सर। यस सर। याद है ना? जी जी। अब इस पे केस हुआ, हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके पास पैसा गया तो आपके फंड में है या नहीं है वो पैसा। हेलो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यस हमारे फंड में है, और ये सब आईजीएसटी के एक्ट को इंटरप्रेट किया गया, जो रिलेवेंट सेक्शंस है, और उसमें ये पता लगा कि ये पैसा तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी उनके फंड में है। जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो फिर इंटरेस्ट किस बात का? तब उन्होंने सेक्शन 50 को अमेंड किया और कहा कि यस, अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 200 रुपए पे जो इंटरेस्ट मांग रहे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी 500 रुपया पड़ा हुआ है, तो 200 यहां माइनस कर दीजिए, आपका डिले कुछ भी नहीं है और टैक्स इंटरेस्ट निल है। तो जिस तरह से आईटीसी का बैलेंस देखते हैं, वैसे ही कैश लेजर बैलेंस भी देखिए। अब ऐसे केस में देखिए, मेरे पास एक केस आया था कल या परसों, उसने क्या किया, रेड हुई उनके यहाँ। रेड होने के बाद रेड टीम ने कहा भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करवा के छोड़ दीजिए 10-10 लाख रुपए। उसने यही किया, 10-10 लाख रुपए जमा करवा के छोड़ दिया, डीआरसी 03 नहीं भरा, सिर्फ 10-10 लाख रुपए जमा करवा के छोड़ दिया। इससे हमें एक सीख और मिल रही है। मान लीजिए आपको अपील में जाना है, इंटरेस्ट का मीटर चालू है, इंटरेस्ट का मीटर को बंद करने के लिए आपको टैक्स से डीआरसी 03 से भरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए कि जितना भी टैक्स का अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल के छोड़ दीजिए, आपका इंटरेस्ट का मीटर रुक जाएगा। क्या कहते हैं, आइडिया में दम है? यस सर, सेक्शन 50 बराबर है सर। तो बोलता है। हाँ सर लेकिन अगर आज की तो डेट में मैं कैश 3B जमा करा दूंगा, हाँ, सर 3B लेट फाइलिंग के लिए ही था ना सर, जो आया था वो नहीं इंस्ट्रक्शन। किसी भी के लिए डिफरेंस सर बिटवीन बैंक डेट, 2A 3B 1 वर्सेस 3B, किसी भी चीज के लिए। मतलब सर जिस डेट में जमा कर देंगे वहां से फिर रुक जाएगा, पीछे यस, का कैलकुलेट होगा। यस, पीछे का कैलकुलेट होगा। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? इवन सर सर सेम कॉन्सेप्ट क्रेडिट लेजर के लिए भी है कि क्रेडिट लेजर यस, में भी बैलेंस है तो भी उन्हीं के पास है, उसी फंड में। यस, यस, वो तो चला ही आ रहा है। कैश लेजर कब आया है? ठीक बात है। थिंक पैड कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे अगर मैंने आज मैं किसी अपील में जा रहा हूँ, मेरा डीआरसी 07 हो गया है, आप और अपना अगर मैं नाम उतना बताइए। पैसा, आप अपना राहुल नाम- जैन सर, राहुल जैन सर, राहुल जैन, ओके ओके, हाँ बताइए। मैं नाम भी चेंज कर लूंगा, सॉरी सर। कोई बात नहीं। जैसे सर अगर मैंने आज जमा कर दिया पैसा, हाँ, तो वो ये कहेगा जिस दिन हमने आपकी डिमांड निकाली थी उस दिन था नहीं, और चूंकि क्रेडिट लेजर में मेंटेन होना चाहिए वो उसकी शर्त है, हालांकि कैश लेजर में ऐसी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आज की डेट में मैं अगर जमा करूंगा तो कहेगा डिमांड मैंने उस दिन निकाली, तो अब तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो असेसिंग ऑफिसर सर ऐसे ही परेशान करते हैं। नहीं नहीं, वो परेशान हो, सेक्शन उनको सेक्शन 50 पढ़ाइए ना। अच्छा चलिए। सर इसमें एक राहुल जी ने अभी एक बात बोली कि क्रेडिट लेजर में मेंटेन होना चाहिए, हाँ, अगर वो रिड्यूस भी हो रहा है तो बैलेंस पे लगेगा, ऐसा नहीं कि 100% मेंटेन ही होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, 100% बैलेंस पे मेंटेन। लगेगा हर मंथ। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमने तो ये केस कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी में, ये केस हमारे फेवर में ही आया है। इसका कैलकुलेशन मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, हर मंथ कैलकुलेशन होगा। जैसे सिंपल के तौर पे मान लीजिए आपका टैक्स का अमाउंट 100 है अब, और ये 2022 से केस है और 2025 में चल रहा है। अब 2022 से 2025 का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, करेक्ट? अब आप क्या कीजिए, 2022 के अप्रैल में जाइए, अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022, और यहां पर हर जगह 100-100 रुपया लिखते जाइए, क्योंकि ये तो ड्यू है रहा ही। और इसके बाद क्या कीजिए, आप आईटीसी का लेजर बैलेंस लीजिए। आईटीसी का लेजर बैलेंस, हर महीने का आईटीसी का लेजर बैलेंस निकालिए। यहाँ 20 है, यहाँ 80 है, यहाँ 150 है। फिर यहां पर आप बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस कितना बचा? यहाँ 80 बचा, यहाँ 20 बचा, यहाँ नील बचा। फिर यहां पर 80 को 18% पर एनम है, तो 1.5% इंटू 80, 1.5% इंटू 20, 1.5% इंटू नील, ऐसे करके 2025 तक आपको कैलकुलेट करना है। अफसर बोलता है कि नहीं नहीं, एक बार अगर बैलेंस जीरो हो गया उसके बाद में आईटीसी आया, वो नहीं है भैया। ईएमआई के कॉन्सेप्ट पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। और डिपार्टमेंट नहीं यही मानता बोलता है, हायर अथॉरिटी में आपको अपील करना पड़ेगा। और ये मैंने एक एक चीज आपको रूल के साथ आपको पढ़ाया है, समझाया भी है। यही लॉ ही है। वो लॉ के अगेंस्ट जाएगा तो क्या कर सकते हैं बताइए आप। चलिए आगे। सर ये आपका जो केस है IT-80 वाला, सर ये शेयर करना प्लीज, कौन सा? जो अभी आप कह रहे हैं आपके फेवर में आया था IT-80 से। 80 से नहीं, अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा अच्छा, अपलेट से।
अच्छा रुक जाइए, ये अपॉर्चमेंट ऑफ टैक्स है और ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी है। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी क्या है, ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी अवेल अंडर दिस एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ, अच्छा ये क्या था, आउट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या फर्क है दोनों में, ओके ओके, आउट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपोर्ट किया, ये भी तो आईटीसी से रिलेटेड था। ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी अवेल अंडर दिस एक्ट, अच्छा मुझे लग रहा है कि यहाँ ये भी आईजीएसटी से रिलेटेड है, लेकिन आईजीएसटी का आपको क्रेडिट अगर नहीं मिलता है क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो मिलता नहीं है तब ये यूज होगा। और अगर आईजीएसटी का क्रेडिट आप अवेल कर लेते हैं फिर क्या हो, अवेल करने के बाद यूटिलाइज हो रहा है तब क्या हो। ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी अवेल अंडर दिस एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डेंस विद 49 सबसेक्शन 5, द अमाउंट कलेक्टेड एज इंटीग्रेटेड टैक्स shall stand reduced by an amount equal to the credit so utilized, and the central government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the integrated tax account to the central tax account in such manner and with such times as may be prescribed। ये क्लियर है, सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स है आपको और आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो जब ये इसके साथ माइनस होगा तो आईजीएसटी के अप्रोप्रिएशन फंड से पैसा निकल के सीजीएसटी के फंड में चला जाएगा, करेक्ट है जी। मैं यहाँ लिख देता, व्हेन आईजीएसटी क्रेडिट इज एडजस्टेड विद सीजीएसटी क्रेडिट। सर उसमें पैसा नहीं पहुंचता क्या स्टेट को, जैसे कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम ना सी में आई का एडजस्ट करता है, जैसे सी और यस दोनों हमारे पास है। एक मिनट लिखने दिया है, कहिए सरफराज जी क्या बोल, जैसे बाय डिफॉल्ट आई को सी में एडजस्ट करता है, मैनुअल हम लोग सेट कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा पहले ठीक है आगे, तो पहले वो सिर्फ सी को ही पैसा जाता होगा क्या, सेंट्रल को ही? हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, स्टेट को बाद में, स्टेट को बाद। फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स के बारे में लिख दिया, स्टेट टैक्स के बारे में सेम, और ये टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड सेक्शन 19 जो सेक्शन 77 टाइप का है। अब हम लोग जरा अब डिस्कस करते हैं, अब हमें प्रोविजन सेक्शन 17 का समझ में आ गया। अब आपके पास आईजीएस आई सी और एस, 2B में 100, आपने 3B में क्रेडिट लिया 151, करेक्ट है ना। अब ये कहता है कि ये 50 रुपया रिवर्सल कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए कि 50 रुपया रिवर्सल तो तब करेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा हो। अगर आपने ये वाला क्रेडिट ले लिया है तो क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान है या नहीं? सर यहाँ से देख के लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि सेंटर और स्टेट को अभी भी 50-50 एक्स्ट्रा गया है। हमने 150 लिया है, अगर 100 लेते तो 100 जाता। अच्छा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, देखिए मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ है ना। ओके ओके, तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। मान लीजिए 100 ही लेता तो आईजीएसटी का सेक्शन 18 कैसे काम करता है जरा समझते हैं। इसका आउटपुट टैक्स मान लीजिए 400 और 400 है, सी और एस। आईजीएसटी का क्रेडिट, अच्छा अब अगर आउटपुट टैक्स 400 है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 400 रुपया चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपया चाहिए, करेक्ट है ना। हेलो बिल्कुल। अब मैं आईटीसी यूटिलाइज कर रहा हूं, पहले आईजीएसटी यूटिलाइज करते हैं हम लोग। हेलो जी जी, 100 रुपया मैंने ये यूटिलाइज कर दिया, क्या हुआ होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये मान लीजिए फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, क्या हुआ होगा बताइए। जैसे यहाँ पे 100 रुपये सेंटर को मिला होगा, जैसे यहाँ 100 रुपया माइनस किया, ये 100 रुपया सेंटर को मिल गया जी। अब मैं आईटीसी माइनस करूंगा, ये आई का माइनस हुआ। अब मैं सी का माइनस करूंगा, यहाँ 100 रुपया, जैसे यहाँ माइनस किया ये 100 रुपया यहाँ आ गया होगा। हेलो यस सर। अब एस मैंने यहाँ पर माइनस किया 100 रुपया, तो ये 100 रुपया यहाँ आ गया होगा जी। अब जो बैलेंस बचा है वो कैश में जाएगा, 200 रुपया यहाँ कैश में गया, 200 रुपया यहाँ आ गया होगा, 300 यहाँ कैश में जाएगा, 300 रुपया यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है ना। हेलो यस सर। यस सर। अब अगर मैंने ये नहीं लिया 150 और 150 लिया, करेक्ट है, अब क्या होगा, आईटीसी 150 यूज करेंगे। अब यहाँ 400 और मैं ये गवर्नमेंट का फंड बना देता हूँ, ये सी और एस गवर्नमेंट का फंड। बताइए आई क्रेडिट आईटीसी, आई का तो गया नहीं। हेलो जी सर। आई तो नहीं लेना, हाँ तो मतलब सी का आई 150 यहाँ पहुंचा नहीं, करेक्ट है। यस। सी का कितना 150 150 यहाँ 150 पहुंच जाएगा, यहाँ 150 माइनस करूंगा, यहाँ 150 पहुंच जाएगा। अब बचा कितना 250 कैश में, 250 कैश में, 250 कैश, 250 कैश यहाँ। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience.
Join now and take your GST knowledge to the next level. पहुंच गया, करेक्ट है ना? Yes. अब सवाल ये उठता है, तो गवर्नमेंट को तो 400 रुपए मिल गया, दोनों ही केस में मिल रहा है 400, करेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रहा है, डिपार्टमेंट ये बोल रहा है 50 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वो यहाँ पड़ा हुआ है अभी भी। आई के फंड में कितना पड़ा हुआ है अभी भी? 100 रुपया। 100 रुपये। 100 रुपया पड़ा हुआ है। जो आई के फंड में अगर 100 रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वैसे तो मैंने अगर एक्स्ट्रा क्रेडिट अगर नहीं लेता, मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए? सर इस केस में सर मेरा साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहे हैं 3B में 4D कलम 42D में रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। बोल रहे हैं कि हमको अभी तक फंड नहीं मिला है, इसीलिए वहां पर रिपोर्ट कीजिएगा। फंड तो मिल गया गवर्नमेंट को, लेकिन सर रिपोर्ट सर, करने के लिए बोल लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रेडिट 50 रुपए है वो गलत माइनस हुआ है, वो ये बोल रहा है। ये मैं कैसे इसको रिलेट करूं सेक्शन 17 और 18 के साथ, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। सर अगर सिर्फ सप्लाई इंटर स्टेट हो तो उस तरीके से अगर देखें तो कैसे होगा? और इसी में बताइए, आई का क्रेडिट, आई के फंड में 100 रुपया अभी भी पड़ा हुआ है जो मैंने अवेल ही नहीं किया। अगर मैंने इसको अवेल ही नहीं किया, अल्टीमेटली क्या होगा? ये वाला पैसा कहाँ जाएगा? ये वाला पैसा कहाँ जाएगा? ये वाला पैसा भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा क्या? मुझे लग रहा है यस। अभी तो सर हमने सेक्शन 17 और उसमें देखा था मिलेगा। अब देखते हैं, अब हम वो वाला अनयूटिलाइज्ड अनअवेल्ड जो था सेक्शन 17 वाला इसमें नहीं आएगा। बेसिकली ये क्रेडिट लैप्स किया है ना, ये रहा। द अमाउंट नॉट अपोर्शन्ड अंडर सबसेक्शन 1 and 2 मे फॉर द टाइम बीइंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, क्योंकि वो लैप्स कर रहा, बी अपोर्शन एट द रेट ऑफ 50% टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% टू द स्टेट गवर्नमेंट यूनिटरी एज द केस में बी ऑन एडहॉक बेसिस। अब यही तो दिक्कत है, एडहॉक बेसिस का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी होता है सर। एडहॉक बेसिस सर, कोई बेस तो उन्हें वहां से मिला नहीं इस 3B से, तो जो अनअपोर्शन्ड अमाउंट है उसको तो 50-50 ही करेंगे। 50-50 तो लिखा ही हुआ है ना। ओहो, जी 50% ऑन एडहॉक बेसिस का मतलब होता है पीरियड के लिए बोल रहा है या किसके लिए बोल रहा है मुझे नहीं जी जी। पता। लेकिन एडहॉक बेसिस का मतलब क्या है? इसके लिए कोई नया फॉर्म भी लेके आया क्या? नहीं लेके आया। सेक्शन 18 का ये फॉर्म है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द स्टेट यूटी हु हैव एडजस्टेड। अच्छा, ये है सेक्शन 18। ये 18A कंसोलिडेटेड सेटलमेंट रजिस्टर फॉर स्टेट ऑब्लिक यूटी बुक एडजस्टमेंट। सर हमारे एमपी में इस प्रकार की आईजीएसटी को वो 4D2 में परमानेंट उसमें रिपोर्टिंग करा के ये बोल रहे हैं कि ये आईटीसी स्टेट को मिलना है, इसको तुरंत 4D2 में रिपोर्ट करो, इसी आईजीएसटी को जो अभी तक क्लेम नहीं हुई है। सर हमको भी वही बात बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट से बार बार फोन भी कर रहे हैं। तो सर ये कल भी होता फोन किए। मैं समझ गया। ये वाला 2A पहले नहीं था। ये 2A में हमने लिखा क्यों नहीं है कि ये कब आया है 2A? एक मिनट होल्ड कीजिए आप। सर ये एडहॉक बेसिक का मतलब मिल गया है। आवाज नहीं आ रही ठीक से, फिर सर से। ये एडहॉक का सर मीनिंग मिल गया है, ये टू डू समथिंग एज नीडेड और रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विदाउट प्लानिंग। मतलब उस समय जो जरूरत लगा या जैसे हिसाब से उसको लगा उस हिसाब से उसको कर लिया गया। ओके, मतलब वही मुझे भी लग रहा था। मुझे लग रहा है कि जीएसटी मिनट्स में भी कुछ लिखा होना चाहिए एडहॉक का बेसिस का मतलब। जरा जीएसटी मिनट्स में देखते हैं कि 2A आया कब, पहले ये देखता हूं मैं, उसके बाद 2A 18-19 के दिसंबर में एक्ट IGST 17 2A ये रहा, Started by got in force from 1st February 2019। 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2000 ये रहा। ये आवाज म्यूट कर लीजिए अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है। 17A में भी नहीं लिखा है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा क्यों किया? 1 started by IGS गवर्नमेंट 2000 फरवरी नोटिफिकेशन नंबर क्या है? नोटिफिकेशन 1/2001/2000 यही है ना, 29 जनवरी 2019। सर वो 19 नहीं हुआ सर, 18 हो गया। क्या हो गया? नोटिफिकेशन नंबर। हाँ 1/2019, 29 जनवरी 2019, ठीक है ना। अच्छा यहाँ ठीक है। अब 17A कब आया? 17A फाइनेंस एक्ट से आया और 1 जनवरी 2020 को इफेक्टिव लेके किया है। 1 जनवरी 2000 तो नोटिफिकेशन 2020 IGST ये रहा। टू सेटेड बाय फाइनेंस एक्ट। कौन सा फाइनेंस एक्ट है? 2020 एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है, 1 जनवरी 2020 एंड मेड इफेक्टिव वाइड नोटिफिकेशन 1/2020। क्या डेट है? 1 जनवरी 2020। चलिए फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019। ओके, सो समझिए। तो इसका मतलब जो IGST क्रेडिट नहीं लिया गया है एडहॉक बेसिस का मतलब
कि जब कब अप्रोचमेंट होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एडहॉक का मतलब समझ, एडहॉक का मतलब ही नहीं, बाप रे बहुत जगह लिखी। रुक जाइए, मैं अपने AI देखिए क्या क्या है। हाउ IGST फंड इज सेटल्ड, मैंने ये सवाल किया। द सेटलमेंट ऑफ IGST फंड्स इन्वॉल्व्स अपोर्शनिंग द कलेक्टेड IGST बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। द प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ GST। बिलो आर द की एस्पेक्ट्स। IGST इज फर्स्ट क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मुझे इस पर डाउट है कि ऐसा क्यों कह रहा है कि फर्स्ट क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर मैंने इससे पूछा भी, प्लीज रीचेक वेदर IGST फंड इज क्रेडिटेड टू CFI और एनी अप्रोप्रिएशन फंड। बोलता IGST funds are credited to consolidated fund of India as per the constitutional provisions. This has been clarified multiple times in GST Council meetings and related discussions. The Secretary of GST Council explicitly stated that all money received by the Government of India, including IGST, forms part of the Consolidated Fund of India unless specifically excluded by the Constitution. The IGST amount lying in the CFI is apportioned between the center and states as per the prescribed mechanism. The Joint Secretary clarified that the IGST credited directly to the Consolidated Fund of India when taxpayers deposit their liability under the IGST head. Chairperson also reiterated that IGST amount is credited to the Consolidated Fund of India by virtue of constitutional provisions and not due to any arbitrary decision. The CAG report also highlighted that the IGST balance for 17-18 was devolved as central revenue as per Finance Commission formula. तो ये तो अब चेक करना पड़ेगा, रीचेक ये कैसे है। Provisional settlement. Provisional settlements are made periodically to address the accumulation of IGST funds. For instance, February 35,000 crore was settled, followed by 50,000 crore. This final adjustment हुआ, फिर challenges in settlement, special considerations for the unit, continuous monitoring. तो ये कहानी है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जजमेंट पढ़ लेते हैं। केरला का जजमेंट का नाम क्या है, केरला हाई कोर्ट रेजिमोन पेडी कैप्राम्बी एलेक्स। रिट नंबर है 54/2024 और रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें कहानी क्या थी, स्प्लिट द IGST अमाउंट इनटू द C and S components in 3A before utilizing the same for the purposes of payment of outward tax. In the instance, however, on receipt of IGST paid inward supplies from outside the state, the appellant, instead of showing the IGST component in the eligible credit details in 3B, inadvertently showed the IGST component as nil and added the bifurcated CGST SGST component of IGST to the existing figures, showing eligible CGST SGST credit. This resulted in mismatch between 2A and 3B maintained in relation to the। ये तो फैक्ट है। ये 4, 5 ये सारा इन्होंने एग्जामिन किया है। फिर CBIC का सर्कुलर, ये आपको याद है मैं बोला करता था CBIC का सर्कुलर में, when they are allowing IGST credit balance to be adjusted with CGST and SGST credit balance for computation of interest, तो उसके लिए क्यों नहीं होगा। तो ये वही सर्कुलर कोट किया हुआ है। The essence of the above clarification is that the ITC available in the electronic credit ledger should be considered as pool of funds designated for different types of taxes. चलिए ठीक। Before parting with this case and taking note of anxiety and apprehension of the learned government pleader that the state might be deprived of its legitimate share of IGST paid by the suppliers outside the state in the instant case, we make it clear that on the respondent state producing a copy of this judgment along with a representation before the GST Council, the GST Council shall issue necessary direction to resolve the issue by taking note of the declaration in this जज। आपको मैं जजमेंट दिखलाता हूँ कलकत्ता का, वो अच्छा है। मेसर्स कोसिन लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, मैट 2411 ऑफ 2023 डिलीवर्ड ऑन 30 अप्रैल 2024। अपीयरेंस स्टेट द केस ऑफ द अपेलेंट इज दैट it availed credit and subsequently used for payment of CGST and SGST in terms of section 18A and C read with 4 of GST settlement of funds rule 2017, जो मैं settlement के वो दिखला रहा था आपको फॉर्म। Therefore, on utilization of ITC of IGST for payment of W, tax has flown to the state of West Bengal. We find that the stand taken by the state of Telangana would be very relevant for the purpose of adjudication this appeal. For the state of Telangana, so as to enable the state of Telangana to enter appearance in the, मतलब तेलंगाना स्टेट को बुला लिया कि वो पैसा कहाँ गया। The state of Telangana has been served and Mr. Swaroop Orilla, learned advocate representing the state of Telangana, has entered appearance before this court through online. The appearance is noted. Advocate appearing for the state to get specific written instruction from appropriate authority with regard to the averment made by the appellant that the ITC which is utilized for payment of SGST is transferred subsequently and appropriated to the respective state
and on utilization of ITC of IGST for payment of WBGST has flown to the state of West Bengal। क्या मतलब हुआ इसका? IGST credit has been utilized for payment of SGST, और फिर वो स्टेट ऑफ तेलंगाना क्यों लिख के दे रहा है कि हाँ वो फ्लो कर गया? फ्लो कैसे करेगा? स्टेट ऑफ तेलंगाना के पास पैसा कहाँ है जो आईजीएसटी का जो फ्लो करेगा? खैर, एज पर द प्रोविजंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 18 ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी अवेल अंडर दिस एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, द अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी शैल स्टैंड रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट। ये तो ठीक है, हमने पढ़ा ही है इसको। ये देखिए ट्रांसफर्ड हो गया। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मुझे तो लगता है कि आपको जो केस सॉल्व कर रहा है वो जो नया सब सेक्शन 2A आया है सेक्शन 17 में, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्रेडिट लैप्स कर रहा है तो 50% ट्रांसफर होगा ही होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट लूजिंग एनी रेवेन्यू। मुझे जजमेंट पढ़ के तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा, समझिएगा क्या। चलिए, मैं कुछ नए लोग देख रहा हूँ, खासकर ये अशोक चंद श्रीवास्तव जी, नमस्ते। आप एडिशनल कमिश्नर हैं, प्लीज बात करेंगे। अशोक चंद जी, जो नए लोग हैं एक बार प्लीज बात कर लीजिए। विनीत जांगरा, अमित जाना। सर हाँ प्रीतम जी कहिए। सर मेरा जो बोल रहे थे SPL 2A का रिलेटिंग अभी नहीं अनिमेश को फोन किए थे आप? सर किए थे। सर बोले कि आज मॉर्निंग को क्लास में डिस्कशन करेंगे बोले थे। नहीं, आज तो डिस्कशन लिटिगेशन वाले में हम लोग करें, यानी कि सैटरडे को। आज फ्राइडे है ना, सैटरडे कल। हाँ। नहीं सर, मेरा सर एक बात आपको पूछना था। मैंने ITC वो जो मेरा जो डिमांड था सर, वो डिमांड हमने तो ऑलरेडी पे कर दिया है DRC 03 से। प्रीतम जी कल डिस्कस करेंगे। ओके। जितेंद्र जी कुछ आइडिया? लक्ष्मीकांत हेबारे, नमस्ते लक्ष्मीकांत जी। नमस्ते सर जी। बताइए सर, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और कैसे हमारे साथ जुड़े। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मुंबई से। ओके। GST में बेसिकली कुछ 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर 2 साल से ज्यादा सीरियसली कर रहा हूँ। जैसे लिटिगेशन में 2 साल से उतरा। ओके टोटली। और जो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखे और वहां से यहाँ पे ओके। किस सिटी से? फिलहाल किस सिटी से हैं? मुंबई से। ओके। कैसा रहा आज का सेशन? आज का सेशन अच्छा था, और मैंने अभी यूट्यूब पे आपका जो लिटिगेशन का पूरा 65 आवर्स का कुछ वीडियोस है जो मैंने ज्वाइन किए, तो वहां से मुझे जो इन-डेप्थ एनालिसिस है उसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वहां। ओके। लिटिगेशन नोटिस वाला देख रहे हैं आप? ठीक है, हाँ। चलिए ओके। अशोक चंद श्रीवास्तव जी नमस्ते। चलिए फिर विनीत जांगरा जी, ठीक है, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं, है ना? महेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ महेश जी। सर, इस क्रॉस यूटिलाइजेशन का एक केस में मुझे बेनिफिट मिला है अपीलेट पार्टी में ही। ओके। ये हमारा केस भी ऐसा ही था कि सामने वाली पार्टी ने IGST लगा दिया था, जबकि उसे CGST और SGST लगाना था अपने इनवॉइस में 17-18 में। अच्छा, ये मैटर तो अलग है फिर आपका। तो हमने इनपुट जो लिया था वो IGST ही लिया था। जब उसने R1 में फाइल किया तो वहां पे स्टेट और सेंट्रल तो हुआ। ओके। तो मैटर यही रहा कि हमारे 2A में तो C और S आ रहा है और हमने IGST का ITC लिया हुआ है। ओके। तो यही ग्राउंड हमने लिया था कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है। हाँ। और हमें उसका बेनिफिट उन्होंने दिया। फिर अरे वाह। हमारे ही ग्रुप में राजेश जी हैं। हाँ। राजेश के 2 से 3 केस में राजेश जी करा चुके हैं ये। अरे वाह जी। गुड। ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं, कल मिलते हैं आप लोग से। ओके, बाय बाय। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.